हेलो नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है कैपिटलिज्म, जिसे सरमायादाराना निज़ाम भी कहते हैं। ये एक बहुत ही डीप और वाइड सब्जेक्ट है, टॉपिक है। हम इसको थोड़ा कम्प्रिहेंसिव करके और कंसेप्चुअल करके डिस्कस करेंगे। तो कैपिटलिज्म को समझने के लिए हमने पहले कैपिटल को समझना है कि कैपिटल है क्या। तो जनाब देखिए, जिंदा रहने के लिए मुझे और आपको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, और इन चीज़ों को हासिल करने के लिए पैसा चाहिए। और पैसे कमाने के लिए हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम हो, चाहे वो गुड हो या सर्विस। तो हम गुड्स एंड सर्विसेज के ज़रिए पैसे कमाते हैं। लेकिन जो पैसे हम कमाते हैं और उनसे हम जितना खर्च करते हैं और बाकी जो पैसे बचते हैं, हम चाहते हैं कि हम उन पैसों को कहीं और ऐसी जगह लगाएं जहां से हमें मज़ीद पैसे मिलें। जैसे कि आपने एक ज़मीन खरीद ली या कोई इंडस्ट्री लगाई और इसमें मज़ीद चीज़ें प्रोड्यूस करनी शुरू की, तो वो ज़मीन या इंडस्ट्री कैपिटल कहलाती है। तो आइए अब देखते हैं कि कैपिटलिज्म क्या है। तो जनाब, हम कैपिटलिज्म को एक वर्ड में अगर डिफाइन करें तो इसका मतलब है प्राइवेट ऑनरशिप। तो अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट ऑनरशिप से क्या मुराद है। तो इसकी मिसाल आप यूँ लीजिए कि आपके पास कुछ पैसे हैं और आप चाहते हैं कि आप इन पैसों को इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कैपिटल चाहिए, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री चाहिए। तो आप अपनी ही मर्जी से कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बना सकते हैं, और आपके इंडस्ट्री में कोई और से मुराद गवर्नमेंट या स्टेट आपको डिक्टेट नहीं कर सकती और आपके कारोबार में इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन अब कैपिटलिज्म को मजीद समझने के लिए हमने दो और सिस्टम्स को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम प्राइवेट ऑनरशिप को डीपली समझ सकें। जनाब, सबसे पहला सिस्टम है स्लेवरी का। स्लेवरी सिस्टम में ये होता था कि गरीब लोगों को बेचा और ख़रीदा जाता था बहैसियत ग़ुलाम, और ये बाकायदा एक बहुत बड़ा कारोबार था। जो बंदा ग़ुलाम को ख़रीद लेता था तो उससे मुख्तलिफ काम लेता था, और उसके काम और मेहनत से जो भी मुनाफा और प्रॉफिट मिलता था वो सारे का सारा उसी के मालिक के जेब में चला जाता, और बदले में उस ग़ुलाम को बमुश्किल खाने की और कुछ नहीं मिलता था। और दूसरा जो सिस्टम था, वो दूसरा सिस्टम फ्यूडलिज्म का था। फ्यूडलिज्म में ये था कि चूंकि उस वक़्त तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आई थी, तो जो काम होता था वो एग्रीकल्चर का था। इस सिस्टम में सारी लैंड्स फ्यूडल क्लास के पास होते थे, जैसे कि हमारे यहाँ आजकल सरदार, वडेरे और चौधरी होते थे एक ज़माने में। तो जो मजदूर तबके होते थे वो फ्यूडल क्लास के लिए काम करते थे, और बदले में सिर्फ एक छोटी सी वेज उन्हें मिलती थी, और बाकी जितना प्रॉफिट था वो उस फ्यूडल क्लास के, जो समटाइम्स किंग्स थे और दूसरे जो फ्लुएंशियल क्लास के लोग थे, उनके जेब में सारा प्रॉफिट चला जाता था। और वो जो गरीब और मजदूर तबका कभी अपनी ज़मीनें खरीद नहीं सकता था, जहां वो अपना कारोबार करें और वहां से वो पैसे कमाएं। तो अब हमारे समझ में आ चुका होगा कि प्राइवेट ऑनरशिप से क्या मुराद है। देखिए, उन दोनों सिस्टम्स में और कैपिटलिज्म में क्या डिफरेंस है। उनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि उन दोनों सिस्टम्स में, स्लेवरी और फ्यूडलिज्म सिस्टम्स में, वहाँ कोई अपना बिजनेस नहीं कर सकता था, बल्कि तमाम उम्र वो अपने मास्टर्स के लिए काम करते थे। जबकि कैपिटलिज्म ने लोगों को ये मौका दे दिया कि कोई भी अपना ज़ाती कारोबार, चाहे वो दुकान हो, ज़मीन हो, इंडस्ट्री और फैक्ट्री हो, वो वहाँ से स्टार्ट कर सकता है, और इसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे वो स्टेट ही क्यों ना हो, वो भी इंटरफेयर और मुदाखलत नहीं कर सकती। अब हम कैपिटलिज्म के कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म एक ऐसा निज़ाम है, कैपिटलिज्म एक ऐसी सियासी और माशी निज़ाम है जहां ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को चलाने वाले प्राइवेट लोग होते हैं। उन इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड पर किसी और का कब्जा नहीं होता, यहाँ तक कि खुद स्टेट का भी नहीं। और इन कंपैरिजन टू कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म ये कहती है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बजाय स्टेट ओन करे। तो जनाब, अब इसकी हिस्ट्री को देखते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुई। 1400 और 1800 के दरमियान फ्यूडलिज्म कमज़ोर होने लगी और एक नया निज़ाम कैपिटलिज्म की शक्ल में उभरने लगा, क्योंकि 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इमर्ज होने लगा। अब काम हाथ के बजाय मशीन के जरिए होने लगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कैपिटलिज्म को मजीद स्ट्रेंथ मिलने लगी, सनतें और मशीनें हर तरफ फैलने लगी, तो मार्केट बनने लगा। गुड्स एंड सर्विसेज कमोडिटीज की शक्ल में आने लगे,
और डिमांड और सप्लाई बढ़ने लगी मार्केट के अंदर। अगर एक बंदे के पास कोई सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है जहां वो कोई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो चाहता है कि वो उस कमोडिटी को किसी ऐसे जगह सेल करे जहां उसकी डिमांड हो। अब जहां वो उस चीज को सेल कर रहा है उस जगह को मार्केट कहते हैं। हालांकि इंसान ने हमेशा से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी ने कमोडिटीज प्रोड्यूस नहीं की है। कमोडिटी क्योंकि वो गुड एंड सर्विस है जो सेल करने के लिए हो। मसलन अगर आप अपने कमरे को पेंट करें तो ये एक सर्विस है। अगर आप किसी और के घर के कमरे को पेंट करेंगे तो ये सर्विस एक कमोडिटी है। और अगर आप यही सर्विस एक खास एरिया में सेल कर दें तो उस एरिया को मार्केट कहते हैं। इसी तरह अगर एक बंदा अपनी ज़रूरत के लिए कोई चीज़ बना रहा है, वो एक गुड है, और अगर इसी गुड को सेल करने के लिए बनाया जाए तो ये एक कमोडिटी है, और इसी कमोडिटी को किसी एक खास जगह सेल किया जाए तो वो जगह मार्केट है। यानी मार्केट वो जगह है जहां चीज़ें परचेज और सेल किए जाती हों। तो मार्केट को कैपिटलिज्म ने मजीद प्रोपेगेट की है, बल्कि हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अब देखते हैं कि कैपिटलिज्म के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर है प्राइवेटाइजेशन, यानी इसमें जो मार्केट है या ट्रेड और इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में है। ये चीज़ एक प्राइवेट इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कितना प्रॉफिट गेन कर रहा है और कितना वो लॉस कर रहा है। यानी नॉन गवर्नमेंटल इंटरवेंशन, इसमें गवर्नमेंट और स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई भी अमल दखल नहीं है। ये बात अक्सर लोग कहा करते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस विद बिजनेस। तो ये कैपिटलिज्म की एक फीचर है कि गवर्नमेंट को मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। फिर इसी चीज़ को इकोनॉमिस्ट ने फ्री मार्केट का नाम दिया है कि स्टेट को मार्केट को उसके काम पे ही छोड़ देना चाहिए और मार्केट अपने लिए खुद ही रूल्स और रेगुलेशन सेट करे। वो ये कहते थे कि मार्केट को ज़्यादा पता है कि उसे किस तरह फंक्शन करके ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना है, और जब मार्केट अपने ही उसूलों पे चलेगी तो इससे मार्केट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और एज अ रिजल्ट मार्केट ज़्यादा प्रॉफिट अचीव करेगी। और इसी चीज़ को उन्होंने नाम दिया है मनी बेगेट्स मनी, यानी मनी यानी पैसे से पैसा बनता है। जिसने जितना इन्वेस्ट किया है वो प्रॉफिट भी उतना ही कमाएगा। अगर किसी ने 20 लाख इन्वेस्ट किया है और किसी ने 20 करोड़ किया है तो दोनों 10% प्रॉफिट हासिल करते हैं, तो जाहिर सी बात है जिसने 20 करोड़ इन्वेस्ट किए होंगे तो उसकी प्रॉफिट उस शख्स के प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा होगा जिसने 20 लाख इन्वेस्ट किया था। अब देखते हैं कि फादर ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में क्या कहता है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ कैपिटलिज्म कहते हैं। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से। इस बुक में एडम स्मिथ ने कैपिटलिज्म को बहुत ही चार्मिंग अंदाज में पेश की है। एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में फ्री मार्केट की बात की है कि मार्केट में गवर्नमेंट और स्टेट की कोई इंटरवेंशन नहीं हो, और इस चीज़ को लेज़र फेयर के नाम से जाना जाता है। लेज़र फेयर का मतलब ये है कि लेट अलोन, एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है लेट अलोन, किसी चीज़ को अकेले छोड़ना, यानी मार्केट को उसके लिए उसके फंक्शन पे ही छोड़ देना है। इसका लॉजिकली ये मतलब था कि अगर मार्केट पे स्टेट के पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस हों तो मार्केट एक एफिशिएंसी के साथ फंक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि एक गवर्नमेंट के पॉलिटिकल गोल्स और होते हैं और इकोनॉमिक गोल्स और होते हैं। तो वो किसी चीज़ पे कोई भी किसी टाइम टैरिफ लगा सकती है और कोई चीज़ वो उस पर ट्रेड बैरियर्स लगा सकती है। तो इसीलिए एडम स्मिथ ने फ्री मार्केट और उसकी एफिशिएंसी को फिर एक लॉजिकल अंदाज में एक्सप्लेन किया है, जिससे वो इनविजिबल हैंड के नाम से इस कॉन्सेप्ट का उसने नाम दिया है, इनविजिबल हैंड। इसका मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पर आपकी एक रेस्टोरेंट है जहां आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स बनाते हैं ताकि आपके कस्टमर्स ज़्यादा आ जाएं आपके रेस्टोरेंट में और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिले, लेकिन अचानक आपके रेस्टोरेंट के पास एक और रेस्टोरेंट बन जाता है, वो भी अपने फूड और कस्टमर्स को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो ये कोशिश एक कंपटीशन बन जाता है। फिर आप दोनों फूड के टेस्ट पे भी फोकस करते हैं और आप दोनों प्राइस कम से कम रखते हैं ताकि वो कंपटीशन दोनों में से कोई जीत जाए। तो इसी चीज़ को एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड का नाम दिया है कि ये जो कंपटीशन है ये मार्केट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और साथ ही ये सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद है, सिग्निफिकेंट है।
अब हम डिफिशिएंसीज को देखते हैं कि सिस्टम में डिफिशिएंसीज क्या हैं और इस पे क्रिटिसिज्म क्या है। वैसे इस पे क्रिटिसिज्म और डिफिशिएंसीज के ज़्यादा हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो मेन क्रिटिसिज्म है उनको डिस्कस करेंगे। तो कैपिटलिज्म को बहुत सख्त क्रिटिसिज्म का सामना रहा है। बहुत स्कॉलर्स कैपिटलिज्म को फ्यूडलिज्म का भी दूसरा नाम दे देते हैं। उनका ये इतराज़ है कि एक कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, यानी दौलत सिर्फ चंद ही लोगों के हाथों में है और जिनके हाथों में सारी दौलत है वो अपनी दौलत के बेस पे मजीद कैपिटल खरीद सकते हैं। अगर एक कैपिटलिस्ट के पास एक इंडस्ट्री है तो वो चंद ही वक्तों में एक और इंडस्ट्री भी बना सकता है, क्योंकि सारा प्रॉफिट उसी के ही जेब में जा रहा है। तो इससे इनइक्वालिटी पैदा हो रही है और फिर यही कंपटीशन उन कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट के दरमियान भी होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर तो हमेशा ही कंपटीशन रहती है। तो इस कंपटीशन में जो लेबर है उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। जो लेबर एक्सप्लॉयटेशन है इस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, क्योंकि लेबर यानी मजदूर का मार्केट में अपनी मजदूरी की और कोई शेयर नहीं है। तो वो जितनी मेहनत करते हैं उन्हें अपनी मेहनत का चौथा हिस्सा भी नहीं मिलता। फॉर इंस्टांस, अगर एक सीमेंट की फैक्ट्री में एक लेबर जो काम कर रहा है उसका रोजाना 5,000 रुपये बनता है, यानी वो जो रोजाना उस फैक्ट्री में काम करता है वो मजदूर अपने मालिक के लिए 5,000 रुपये कमा कर देता है, लेकिन उसका मालिक या सेठ उसे 700 रुपये या 800 रुपये वो वेज दे देता है और वो मजदूर उस छोटी सी रकम से सिर्फ उस रात का ही खाना खा सकता है और दूसरे रोज उसे हर सूरत काम पे आना ही पड़ेगा। और अगर वो एक भी रोज गैर हाजिर रहे उस रात उसके बच्चे भूखे ही सोएंगे, जबकि उस फैक्ट्री का मालिक एक एसी वाले कमरे में बैठा है और कुछ किए बगैर ही उसके अकाउंट में पैसे भरे जा रहे हैं और वो उन पैसों से मजीद और इंडस्ट्री लगाएगा और इसी तरह वो अमीर से अमीरतर होता जाएगा जबकि गरीब गरीब से गरीबतर होता जाएगा। कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा क्रिटिक मार्क्स था। मार्क्स ने कैपिटलिज्म के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे ज़बरदस्त तनकीद की है। तो हम अगले वीडियो में इस पे बात करेंगे और देखेंगे कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में क्या फ़र्क है और सोसाइटी के लिए कौन सा सिस्टम ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो जनाब, ये थी आज की हमारी वीडियो और यहाँ हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।